मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और बहुत चर्चित हैं। बहुत से केसेस को आपने लॉ के द्वारा मतलब कि जीत दिलाई है और विशेष तौर से एलआईसी के वरीय अधिवक्ता हैं। बहुत से एलआईसी के पैसे मतलब कि फंसे हुए पैसे को आपने निकलवाया है लोगों को इस तरह के किए। तो एलआईसी लोग करते हैं 2 साल 4 साल के बाद में अगर एक्सीडेंटल में डेथ हो जाते हैं तो उसमें एलआईसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आपने निपटारा किस तरह करवाते हैं वो बताएं। मेरा नाम साबिर हुसैन हुआ। मैं सिविल, क्रिमिनल, कंज्यूमर ये तीनों केस करता हूँ और इस शहर के बहुत सारे संस्था में हम रिटेनर हैं, वकील हैं। जैसे यूटीआई है, एलआईसी है, गणेश फाउंड्री कास्टिंग लिमिटेड है, गणेश स्टोर है, कृषि रसायन है, एग्रो लाइफ है। इसी तरह से काफ़ी संस्था में हम हैं। आई हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के भी वकील हुए। विगत 2 साल से हम उसका जो है केस मुकदमा लड़ रहे हैं। जो आँख खराब हो गया था उसका भी केस हो रहा है। एलआईसी का जहाँ तक मामला है, मैं हमारे पास जो है एलआईसी पर जो लोग केस करता है वो केस मेरे पास आता है। जब केस आता है हमारा कोशिश यही होता है कि जो विक्टिम है, जिसको पैसा नहीं मिला है, उसको पैसा जो है एलआईसी से दिलवा दो। अगर जायज़ है तो एलआईसी का आप पॉलिसी लेते हैं। पॉलिसी के साथ जो है 3 स्टेज आता है। पहला स्टेज तो होता है कि आप एलआईसी पॉलिसी लिए, पैसा दिए और आपका पॉलिसी चालू हो गया। एक स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज है कि उसका जो है एक टर्म होता है कि 15 साल का है, 5 साल का है, 20 साल का है, वो टर्म होता है और उस टर्म में मनी बैक पॉलिसी भी होता है। तीसरा होता है उसमें एक्सीडेंटल होता है, उसका अलग से पैसा लगता है। अब किसी आदमी का बीच में डेथ हो गया, पॉलिसी लिया और तुरंत डेथ हो गया, उस स्थिति में जो है एलआईसी का अपना एक इंक्वायरी है, इंटरनल इंक्वायरी है। इंक्वायरी करके वो रिपोर्ट करता है कि ये डेथ जो है सही हुआ है नहीं हुआ है। तो डेथ अगर सही हो गया है तो नेचुरल जो पैसा डेथ का होता है वो मिल जाता है, हम दिलवाते हैं। अगर एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल में सबसे बड़ी गड़बड़ी जो है, जो पॉलिसी होल्डर के परिवार वाले होते हैं वो ये करते हैं कि उनका ये जो है क्या नाम है, पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, जिसके कारण जो है एक्सीडेंटल मिलना मुश्किल हो जाता है। जबकि एक्सीडेंटल प्रूफ जो है, प्रूफ वो पोस्टमार्टम से ही होता है। जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें प्रूफ हो गया है, उनको एक्सीडेंटल भी मिलता है। बहुत सारा केस फर्जरी का भी आता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अपने पत्नी के नाम से जो है 40-45 लाख का बीमा करवा दिया, अपना पहले करवाया 45 लाख का, पत्नी का करवा दिया 45 लाख का, उसके बाद अपना इंश्योरेंस बंद कर दिया, पत्नी का चालू रखा, 6 महीने के बाद पत्नी को मरवा दिया या मर गई। या हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से क्रिमिनल मारा, हमको पैर में लगा, मेरे पत्नी को लग गया, मर गई। 1 करोड़ का उसने जो है अपना इंश्योरेंस का जो है दावा ठोका। वो बहुत सारे लोग ऐसे में आए। वो सत्तू बेचता है, सत्तू बेचने वाला आदमी 45 लाख का इंश्योरेंस करवा लेता है। वैसे स्थिति में हम लोग जो है बहुत सजग रहते हैं कि इंश्योरेंस का पैसा जो है वो पब्लिक मनी है, उसका कोई मिसयूज नहीं करे। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जो है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 से आया है। वो सरकारी कंपनी है और वो जो कमाती है वो सरकार को उसका जो है लाभांश भी देती है, जिससे पब्लिक को भी फायदा होता है। तो अगर मान लीजिए इसी तरह से लूट होगा तो उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। वो केस भी मेरे पास है। एक केस ऐसा भी है कि आपका पॉलिसी जो है मैच्योर कर गया, 15 साल 10 साल 20 साल का था, वो मैच्योर कर गया। आपको जो है 2 लाख का चेक भेजा गया, वो चेक जो है वापस आ गया, एलआईसी के पास है, अभी पड़ा हुआ है, लेकिन उसी चेक का जो है क्लोन तैयार करके 20 लाख का जो है चेक भेजा दिया।
वो केस भी मेरे पास है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक जो है क्लोन होकर के भज गया। इस तरह का भी फर्जरी हो रहा है, तो उस फर्जरी को तो हम रोकेंगे, उसका केस लड़ेंगे, LIC को जीत नहीं पाएंगे। तो मेरा जो है ज़्यादा होता है कोशिश कि पॉलिसी होल्डर को पैसा मिले जो सही, और सही और गलत वो तो देखने से पता चलता है कि कहाँ गलत हुआ है, कहाँ सही हुआ। यहाँ आपको हमने बताया कि सत्तू बेचने वाला जो है 45 लाख का इंश्योरेंस करवाता है, अपनी पत्नी का इंश्योरेंस करवा के अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बंद कर देता है। पत्नी को 6 महीना में जो है वो मर्डर हो जाती है, मरवा दिया कि मर गई, कैसे हुआ, तो सस्पेक्टेड तो है। यहाँ सस्पिशन होता है तो वहाँ तुम लड़ते हैं। देखा गया है कि अभी 2024 में मतलब कि धाराएं चेंज हुए हैं, तो लोगों को मालूमात नहीं हो पाता है क्या इस तरह का। बहुत से ऐसे है कि ये जागरूकता के लेके मतलब कि उस बताया जाए कि उसमें जो चेंजिंग हुए हैं धाराएं, वो किस तरह का ये है। उसमें धारा कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ धारा को हटाया गया है, कुछ धाराओं में जोड़ा गया है, और जो धारा हटा है तो जगह खाली हो गया, उसके जगह पर वो धारा जो है ऊपर नीचे हो गया, जिसके लिए ये किताब है, इसको किताब, ये किताब है। इसी किताब को जो है चेंज किया गया है ना। और इसमें जो है एब्रीविएशन है, इसमें जो है एब्रीविएशन दिया गया है कि मान लीजिए सेक्शन 302 था मर्डर का, उसका सेक्शन अब क्या हो गया, 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर का था, अब उसका सेक्शन क्या हो गया। 144 पहले था, वो हटा नहीं है, लेकिन 144 घट करके नीचे आ गया या ऊपर चल गया, उसका एब्रीविएशन दिया हुआ है। तो हम लोग को जब भी जरूरत होता है तो पुराने सेक्शन को देखेंगे कि नया सेक्शन में कहाँ आया है, उसको चेंज करेंगे। और इसमें एक मूलभूत चेंज ये हुआ है, मूलभूत जो चेंजिंग हुआ है कि पहले पुलिस जो है आपका जो है इंक्वायरी करता था, अपने डायरी पर वो लिखता था, आप बोल रहे हैं कुछ, वो लिख रहा है कुछ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पुलिस को जिसका भी गवाही लेगा उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, और उसको उस वीडियो को जो है क्लिप को पेन ड्राइव में करके कोर्ट को देना पड़ेगा, और कोर्ट उसके अनुसार जो है देख करके तब फैसला करेगी कि हाँ पुलिस ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ फायदा है, और नुकसान किसको है, जो क्राइम करता था, जो क्रिमिनल है, हैबिचुअल है, उसको फायदा होता था, उसको पहले वाले में फायदा होता था, एस्केप कर जाता था, मनमानी केस लड़ता रहता था, एक केस जो है 20-20 साल चलता था, उसमें गवाही सब मर जाता था, वो छूट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कोर्ट को भी है कि आपको जो है त्वरित जो है कार्रवाई करके केस को तुरंत सुनना है। गवाही को जो है, गवाही अगर आपका हो रहा है तो आपका व्हाट्सएप नंबर लेना है, आपका जो है फ़ोन नंबर लेना है, आपका जो है मैसेज नंबर लेना है, आपका जो है अगर ईमेल आईडी है उसको लेना है, और आपको सम्मन नहीं जाएगा, गवाही को सम्मन नहीं जाएगा। पहले होता था कि कोर्ट सम्मन इशू करता था, वारंट इशू करता था गवाही को, पुलिस आकर के 2 बजे रात को पकड़ लेता था गवाही को, तो गवाही बेचारा गवाही का देगा कि रात भर जेल में रहता था, सुबह में जाता था तो वहाँ बॉन्ड पर छूटता था। अब ऐसी बात नहीं होगी, कोर्ट अब सम्मन नहीं करेगा। अब कोर्ट जो है डायरेक्ट जो है उसके व्हाट्सएप नंबर पर उसको मैसेज करेगा कि आके गवाही दीजिए। ये सब तो हुआ, और जितना भी ट्रायल होगा कोर्ट में वो सब कैमरे के अंदर होगा। तो एक जो है जो चीज नहीं हो रहा था वो सब सारा चीज सामने आ रहा, इसमें घबराने की क्या। सरकार का जो नियम है उस सरकार के नियम को हमको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। अगर आप क्रिमिनल नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सही हैं तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। बिहार में बहुत से पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि पुराने केसेस को मतलब कि ओपन करके उसको फैसला सुनाया जाए इस तरह। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लोक अदालत अब ये लग रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 महीना पर लगता है, उसमें लगातार 3 महीना से मुजफ्फरपुर नंबर 1 है पूरे इंडिया में। पिछली बार भी जो है मुजफ्फरपुर नंबर 1 हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा केसेज हम लोग चाहते हैं कि जो है डिस्पोजल हो, लोगों को फायदा मिले, लोगों को शिक्षा हो, और लोक अदालत का जो निर्णय होता है उसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप लिटिगेंट हैं, आप कोर्ट फीस देते हैं, आपका सुलह हो जाता है तो कोर्ट फीस वापस होगा, आपको कोर्ट फीस वापस होगा, और वहाँ का जो डिग्री होता है, वहाँ का जो अवार्ड होता है वो अपेलेबल नहीं है, कोई तोड़ेगा नहीं उसको, वो अपीलेबल नहीं है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये सब तो फायदा हुआ। मुजफ्फरपुर में बार एसोसिएशन का मतलब कि जो है चुनाव होता है समय के अनुसार से, तो इस बार जो है से समय से ज़्यादा हो गया है तो चुनाव नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं? चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव अपने समय से होगा। मांग हमारे मांग करने से थोड़ी होगा, हमारे मांग करने से या और अधिवक्ताओं के मांग करने से तो होगा नहीं। ये जो है बार काउंसिल से हम लोग जो है गाइड होते हैं, बार काउंसिल हमको जो है गाइड करता है। तो बार काउंसिल ने जो है बाज़ाब्ता, बार काउंसिल ने बाज़ाब्ता जो है यहाँ जो है जो ये था बॉडी था, चुना हुआ बॉडी था, उसको सस्पेंड कर दिया, उसके जगह पर एडहॉक बॉडी बना दिया। अब एडहॉक बॉडी जो है ऐसा काम कर रहा है कि दिसंबर, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा। और एडवोकेट एसोसिएशन का भी तो चुनाव होने वाला है 10 अक्टूबर तक जो है हम लोग को नोटिस मिला था कि आप लोग अपना अपना सब्सक्रिप्शन दे दीजिए। सभी लोगों ने जमा कर दिया है ताकि जो है वोटर लिस्ट बने। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लोग नॉन प्रैक्टिशनर हैं उनको छांटा जा रहा है। अब जैसे दोनों एसोसिएशन मिला के करीब करीब 6000 लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन प्रैक्टिस में मुश्किल से जो है 3000 जो है जो बाहर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको भी वोटिंग राइट था, उन लोग को भी छांटने की प्रक्रिया चल रही। तो अब समझते हैं कि जो यहाँ चुनाव होगा वो पारदर्शी होगा, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं का नुमाइंदा चुना जाएगा। तो लोगों को आप के मतलब कि संदेश मतलब कि क्या देना चाहते हैं अपनी ओर से? हम लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो सरकार कर रही है उसके अच्छे कामों का समर्थन कीजिए, जो गलत काम है उसका विरोध कीजिए। विरोध होना भी चाहिए। विरोध जो है कई स्तर का होता है, तो जो निम्न स्तर का विरोध है आप उस विरोध को लिख करके जो है जो पदाधिकारी हैं उनको दीजिए। उससे नहीं सुनता है तो उसका अपीलेट है उसको दीजिए। बहुत सारे फोरम, तो जो सही काम हो रहा है उसको जो है एक्सेप्ट कीजिए, जो गलत काम हो रहा है उसका विरोध कीजिए। यही तो हम लोग करते हैं। दीपावली और छठ पूजा आ रहा है, क्या शुभकामना बधाई देंगे आप लोग? हमारे तरफ से जितने भी मनुष्य हैं, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में विश्वास नहीं रखते हैं, सभी मनुष्य हैं। मनुष्य राक्षस होता है, मनुष्य देवता है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं होता। तो जितने भी मनुष्य इस दुनिया में हैं सबको जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ। दीपावली से पहले होता है आपका धनतेरस, फिर दीपावली और छठ पूजा। छठ पूजा में विशेष करके मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि छठ पूजा जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा पूजा है और सबसे जो है स्वच्छ पूजा है। इससे स्वच्छ पूजा नहीं है कोई। इसीलिए हम विशेष रूप से जो है मनुष्य जाति को बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाओ। परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय साबिर हुसैन, अधिवक्ता। अपने को सीनियर तो हम नहीं करेंगे इसलिए कि अभी भी पढ़ते हैं। लर्नेड हम इसलिए कहलाते हैं, वकील को लर्नेड इसलिए कहा जाता है कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। तो हम पढ़ते हैं, वही जाकर के जज लोग को पढ़ाते हैं। जज लोग उसी पर जो है जजमेंट करते हैं, न्यायाधीश लोग उसी पर जजमेंट करते हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे, हम जो है कोर्ट को जो है मदद नहीं करेंगे, असिस्ट नहीं करेंगे,
तो जजमेंट तो होगा नहीं, न्याय तो जो एग्रीड है उसको मिलेगा नहीं। और जो वकील होते हैं वो अफसर ऑफ द कोर्ट है। हमारा जो ये ऑफिस है ये भी एक कोर्ट रूम है। कोई पुलिस जो है बिना मेरे इजाज़त के मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता। ये मेरा जो है लाइब्रेरी, ये कोई बिजनेस का अड्डा नहीं है। आप आएंगे, आप सलाह हमसे मांगेंगे, हम देंगे आपको, लेकिन किस चीज़ का सलाह देंगे? गलत तो सलाह देंगे नहीं। तो ये भी जो है कोर्ट रूम, हम जहाँ बैठ गए वहीं कोर्ट रूम। और वकील का जो है शरीर ही दुकान है, जहाँ जाएगा उसका दुकान साथ साथ जा रहा है। तो लोगों के बीच में आप जागरूकता भी करते रहते हैं, लोग कानूनी सलाह भी देते रहते हैं? सलाह देते हैं, हर तरह का सलाह देते हैं। अभी जो 2024 में जो सर्वे हो रहा है पंचायत स्तर में, इसको मतलब कि लोग डरे महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस पर हमको कहना यही है कि हम इसका विरोध भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। विरोध इस स्तर पर करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है सारे जमाबंदी को ऑनलाइन कर दिया। लेकिन ठीक है, आपने ऑनलाइन तो किया है, लेकिन आपके पास उतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है संभालने का, और न ही आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं। क्या किया है उसमें 2022 में कि आपका जमाबंदी चढ़ा रहा है तो किसी में नाम गलत कर दिया, किसी में पिता का नाम गलत कर दिया, किसी में खेसरा नंबर गलत कर दिया, किसी में एरिया छोड़ दिया, किसी में लगान लगाना छोड़ दिया। लगान दिया हुआ है और लिख के दे देगा कि लगान नहीं लगा हुआ है। मेरा ही अपना जो है 8 जमाबंदी था पूरे शहर में। 8 जमाबंदी में 2 जमाबंदी मेरा सही था, 6 जमाबंदी गलत था, गलत एंट्री था। 6 का हमने परिमार्जन दाखिल किया 2022 में। 6 में से 4 जो है उसके लिए हमको परेशानी कितना होना पड़ा। सबसे पहले परिमार्जन करना पड़ा हमको कंप्यूटर पर, फिर उसका जो है ले करके हमको 15 दिन के बाद जो है कर्मचारी से मिलना पड़ा। कर्मचारी रिपोर्ट किया कि नहीं ये होना चाहिए, जमाबंदी रजिस्टर में ये है। अब उसको जो है फिर हमको जो है मुशहरी सीओ के यहाँ जाना पड़ा, उसको रिसीव कराना पड़ा, और तब जा करके जो है 4 सही हुआ, 2 अभी भी गलत है। गलत के लिए फिर हम गए कैंप ऑफिस में, तो उसने कहा कि आपका ये जो परिमार्जन है ये जो है कैंसिल हो गया, आपको नया करना पड़ेगा परिमार्जन प्लस। तो 2 में है क्या, एक बहुत ही मतलब छोटा गलती किया है, लेकिन आपका रसीद नहीं कर सकता। अगर रसीद देते हैं तो दूसरे खेसरा का चल जाएगा। मेरा एक खेसरा नंबर है 37 अंग, उसको 375 लीजिए। अगर हम लगान देंगे तो 375 में चल जाएगा। उसके लिए हमको जो है परिमार्जन प्लस करना पड़ा है। उसके बाद एक खेसरा में किया है क्या कि हमारा लगान जो है 1992 से दिया हुआ है, 3-3, 4-4 रसीद कटा हुआ है, उसमें दे दिया कि इनका लगाने नहीं कटा है, लगान का कोई सबूते नहीं। तब जा करके जो है उसको 15 दिन के बाद जो है परिमार्जन प्लस किए। परिमार्जन प्लस करने के बाद जो है आपको कर्मचारी को दिए। कर्मचारी फिर हमको कल बुलाया, सब काम छोड़ करके उसमें लगना है। क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को निगाह नहीं है। लेकिन एक चीज़ किया है परिमार्जन प्लस में कि ये जो सीओ और कर्मचारी रिजेक्ट कर देते थे, सीओ साहब रिजेक्ट कर देते थे परिमार्जन को, अब इसको परिमार्जन प्लस को उनके रिजेक्शन का पावर खत्म कर दिया है। आपको यस या नो उस पर काम करना ही मजबूरी हो गई इन लोग को। तो कुछ तो इस तरह का आप कदम उठाइए। अब आइए सर्वे पर। सर्वे का काम बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन आपका खाता पत्र जो है, आपका जमाबंदी सही नहीं है अभी तक। बहुत से ऐसे हैं व्यक्ति हैं कि जिसके पास मतलब कि खतियान नहीं है पूर्वज वाले, और किसी को मतलब कि कवाला नहीं है, तो उसका क्या होगा? उसका नकल निकालना पड़ेगा आपको। खतियान का स्रोत जो है 3-4 है। खतियान का स्रोत 3-4 जगह है। एक तो है यहाँ का जो है सेंट्रल जो रिकॉर्ड रूम है, वहाँ से मिलेगा। दूसरा है कि सरकार ने जो है अपलोड कर दिया है खतियान को कंप्यूटर पर, वहाँ से निकालिए। ये तीनों जगह पर नहीं निकलता है तो आप ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में आपको खतियान मिल जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि दर दर ठोकर खा रहे हैं मगर में नहीं मिल रहा है।
नहीं पते नहीं है कि उसका ये ज़मीन है और खाता खेसरा नहीं मालूम है। तो पता करना पड़ेगा उसको। उसके लिए जो है आपको पुराना नक्शा निकालना पड़ेगा, नया नक्शा निकालना पड़ेगा। उसको जहाँ पर घर है उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा घर है, इसका पुराना खतियान जो है क्या था, नंबर क्या था, खेसरा नंबर, नया खेसरा नंबर क्या है, और फिर जो अब होने वाला है इसका क्या होगा। तो आपको तो पता चलेगा इस नक्शा से ना। अमीन के द्वारा मतलब कि प्लॉट पर जाने के बाद में पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चलेगा। अमीन के द्वारा जाने पर आपको जो है पहले नक्शा निकालना। नक्शा सब ऑनलाइन है, नक्शा बहुत सस्ता मिलता है। एक तो जो है आपको कोर्ट में मिल जाएगा ऑनलाइन, दूसरा है कि अगर सर्टिफाइड निकालना है आपको जो है गुलजारबाग जाना पड़ेगा, पटना। वहाँ 200 रुपया उसका दाम है, 200 रुपया जमा कीजिए, आपको नक्शा मिल जाएगा, 2 घंटे में मिल जाता है। आपको गुलजारबाग जाना पड़ेगा। पूरे बिहार का नक्शा जो है वो गुलजारबाग में मिलता है। हम लोग मंगवाते हैं, बस आपका मोहर लगा के देता है, सर्टिफाइड करके देता है, कोर्ट में वो दाखिल करते हैं। जो ऑनलाइन में जो से खतियान अगर निकालना चाहे तो वो सर्टिफाइड है? वो सर्टिफाइड नहीं है। वो खतियान निकालने के बाद आपको सीओ से जा करके उस पर दस्तखत करके मोहर लगवाना होगा, तब वो सर्टिफाइड होगा। तब वो कोर्ट में दाखिल कीजिएगा, तब पब्लिक डॉक्यूमेंट में जाएगा, वो खतियान माना जाएगा। जब तक वो सीओ उस पर साइन नहीं करता है, मोहर नहीं लगाता है, तब तो वो सर्टिफाइड नहीं। बेटा बेटी का मतलब ये जो आ जा रहा है, बहुत से लोग मतलब कि बेटी को मतलब कि ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं और मतलब कि जो है तो ये लफड़ा लग रहा है। नहीं तो ये तो गलत है। सर्वे में नाम नहीं देना चाह रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। आप नाम, किसी का नाम सर्वे में नहीं आता है तो उसे टाइटल थोड़े हो जाएगा। सर्वे टाइटल नहीं है, सर्वे जो है रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है कि आप अगर इस पर रह रहे हैं, ठीक है, आपका जमीन नहीं है, आप दखलकार के भी रूप में रह रहे हैं, तो आपको सरकार को जो है टैक्स देना है, उतना ही बढ़ है। ये टाइटल डीड नहीं है। टाइटल कहाँ से चलता है? पुराना सर्वे हुआ था 1895 में, उसके बाद हुआ 1962 में, शहर का हुआ 1972 में। उसका अभी झंझट नहीं खत्म हुआ है। उसके बाद चकबंदी हुआ 1978 में, वो उसका भी झंझट खत्म नहीं हुआ। और चकबंदी को 2018 में सरकार जो है तो पूरा चकबंदी को सेटिसाइड कर दिया, पूरे चकबंदी को सेटिसाइड कर दिया। क्या हुआ उसका नतीजा? काहे के लिए किया चकबंदी? जब उसको सेटिसाइड करना था तो चकबंदी करते ही नहीं। तो सरकार का हर चीज ठीक है, लेकिन इनके करने वाले सब सही नहीं है। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनको जो है किसी किस्म का ये जो आदमी होता है एक्सपीरियंस आदमी नहीं है जो उसको पढ़ सके। जैसे हम अपना बोले हैं, इस 37 अंगों को 375 लिख दिया। 37 खेसरा है, आप 37 लिखते तो काम मेरा चल जाता, आप 375 लिख देते हैं। ये क्या चीज है? कौन आदमी लिखा? उस आदमी को दंड मिलना चाहिए। हमको तो 3 साल दौड़ना पड़ा, तो सरकार तो इस तरफ देखेगी नहीं, उसको दंड देगी नहीं कि आपने वो ये जो है कैसे गलती किया। सरकार तो बिना पैसा का करवाया नहीं, हर चीज का पैसा दिया होगा। तो गलती करने का जो है उसको सजा भी तो मिलना चाहिए, चाहे आर्थिक हो चाहे नौकरी से हो, होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। एक इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। माँ अपनी बेटी को आयतनामा कर दिया, यानी दान कर दिया ज़मीन, और वो माँ जो है अगर 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, बेटी 2 है, तो किसी एक बेटा ने फुसलाकर वो रजिस्ट्री मतलब कि वो करा लिया माँ से, तो वो उसके लिए क्या है? ये उसके लिए है कि माँ को जो है टाइटल करना पड़ेगा, उस ऐतनामा को तोड़वाना पड़ेगा। तो माँ से लिखवा लिया है, मतलब माँ लिख माँ लिया। करेगी केस, माँ करेगी केस। जो किया है वही ना तोड़ेगा।
माँ मतलब कि बेटा को दे दिया है अपने इससे, हाँ, और तो ठीक है, और दो बेटा को नहीं दिया, बेटा नहीं को दिया। नहीं दिया है। नहीं दिया तो माँ है करवाएगी उसको। हम्म, और दूसरी बात है, माँ अपना हिस्सा दे सकती है, अपना खरीदी चीज दे सकती है। तो खरीदवा नहीं है, माँ का दिया हुआ है उसको, माँ अब बेटी को दिया है, बेटी को जो हो गया तो मतलब कि बाल बच्चे को होगा जो होगा। वो हो गया जो है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया। हम्म। वो जो है पारिवारिक खरीदा हुआ संपत्ति नहीं है, हो गया। खरीदा हुआ नहीं है। खरीदा हुआ नहीं है। हाँ। इसमें दो चीज है, हाँ एक मोहम्मदन लॉ है, एक हिंदू लॉ। हाँ, मुस्लिम लॉ में अगर है तो, मुस्लिम लॉ में अगर है, मुस्लिम लॉ में है तो उसमें है कि जिसको भी चाहेगा, जैसे बाप मर गया, दादा का संपत्ति था तो बेटा को आया तो बाप हो गया, बाप मर गया तो फिर उसके बेटा बेटी या बीवी को आवेगा। तो जिसको जो हिस्सा मिलेगा वो उसका मालिक हो जाएगा। वो किसी को दान भी दे सकता है, बेच के खा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसमें जो है कोई आदमी एंसेस्टर का पोता पोती दुनिया जमाना जो है ये नहीं कर सकता कि मेरा हिस्सा है। लेकिन हिंदू में वो चीज़ नहीं, हिंदू से डिफर करता है। हिंदू में जो है एंसेस्टर का जो है थ्योरी है, पोता दादा का संपत्ति है तो पोता का उसमें हिस्सा होगा। अब कैसे है, मान लीजिए दादा को जो है 4 गो बेटा है, 1 रुपया छोड़ के मरा, तो चारों बेटा को 4-4 आना मिल गया। तो एक बेटा को जो 4 आना मिला तो उसका जो पोता मतलब बेटा होगा, मतलब पोता होगा, उसी 4 आने में से हिस्सा मांगेगा, नहीं कि टोटल में से मांग लेगा। मेरा बात नहीं समझा? उसी में से हिस्सा मांगेगा, 4 आने में से मांगेगा, ना कि चचा के हिस्सा में से मांग लेगा। बाप के हिस्सा में से हिस्सा बांटेगा वो। एंसेस्ट्रल है, अगर बाप का खरीदगी है तो फिर बेटा का उसमें हिस्सा नहीं हो। अगर अपना खरीदगी है तो उसका एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, स्वयं अर्जित।